हरे कृष्णा, वेलकम टू आवर चैनल द वे ऑफ लॉ। इस वीडियो में हम लोग अरेस्ट बिफोर जजमेंट के बारे में पढ़ेंगे। सिविल केस में नॉर्मली अरेस्ट तब होता है जब कोर्ट अपना फैसला सुना देती है, लेकिन ऐसे भी कुछ एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस आ जाते हैं जहाँ पे कोर्ट डिक्री या जजमेंट पास करने से पहले ही डिफेंडेंट को अरेस्ट कर लेती है। इसका मतलब ये नहीं है कि आज प्लेंटिफ उठा, कोर्ट में गया तो कोर्ट ने ऑर्डर पास कर दिया कि जो है डिफेंडेंट को अरेस्ट करो। नहीं, ये जो पावर है कोर्ट इसे बहुत ही केयर एंड कॉशन के साथ यूज़ करती है। बहुत सॉलिड ग्राउंड चाहिए कोर्ट को कि वो डिफेंडेंट को डिक्री पास करने से पहले अरेस्ट करे। अगर मैं आपको एक जनरलाइज्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊं, मतलब बिना टेक्निकलिटीज में जाए, तो ऐसा इस वजह से होता है, कोर्ट ये ऑर्डर अरेस्ट का जजमेंट से पहले इस वजह से पास कर देती है। अगर प्रेजेंट सिचुएशन देखकर कोर्ट को ऐसा लग रहा है कि अगर फ्यूचर में प्लेंटिफ के फेवर में डिक्री आ भी जाती है तो उस डिक्री का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। डिफेंडेंट कुछ ऐसा काम करता है कि जो डिक्री प्लेंटिफ के फेवर में पास होगी इन फ्यूचर, वो एग्जीक्यूट ही नहीं हो पाएगी। अब एग्जीक्यूशन मतलब आई होप यू नो दिस। अब जैसे मान लो जो कोर्ट है वो ये कहेगी कि जो डिफेंडेंट की प्रॉपर्टी है वो प्लेंटिफ को मिल जाएगी। ऐसा हो सकता है कि फ्यूचर में जो जजमेंट आए, लेकिन अब क्या करता है, डिफेंडेंट उसे बेचने के फिराक में लगा हुआ है, उसे बेच देता है। तो ऐसे सिचुएशन में जो कोर्ट है डिक्री पास करने से पहले ही मेजर्स लेगी, वरना उस डिक्री का मतलब ही क्या रह जाएगा, जो एग्जीक्यूट ही ना हो पाए, जो फोर्स में आ ही ना पाए, राइट, जो प्रैक्टिकलिटी में आ ही ना पाए, उस डिक्री का कोई मतलब ही नहीं बनता। तो इस वजह से ये जो अरेस्ट वाली चीज़ है प्लेंटिफ के राइट को बचाती है, राइट, कि प्लेंटिफ का जो राइट है वो ना हार्म हो। अब इसका मतलब ये नहीं है कि प्लेंटिफ जो है डराने के लिए डिफेंडेंट को बोले कि मैं कोर्ट में जा रहा हूँ और जो है तुम्हारे अगेंस्ट में अरेस्ट का ऑर्डर पास करवा दूंगा। नहीं नहीं, ऐसे नहीं होता है। और खैर कोर्ट भी जनरली करती नहीं है प्लेंटिफ के जाने से। क्या इसका मतलब ये मत समझ लेना कि अगर एग्जीक्यूशन में प्रॉब्लम अराइज होगी तो भी हम अरेस्ट कर सकते हैं डिफेंडेंट को। नहीं, अगर एग्जीक्यूट नहीं हो पाएगा तो हम अरेस्ट करेंगे। प्रॉब्लम आएगी ये तो कोई रीजन नहीं है ना अरेस्ट करने का डिफेंडेंट को। आई थिंक नाउ यू आर क्लियर विथ इट्स ऑब्जेक्ट। अब देखते हैं कौन से ग्राउंड्स पे जो अरेस्ट है जजमेंट से पहले हो जाता है। ये हमारा ऑर्डर 38 रूल 1 में दे रखा है। अगर जो डिफेंडेंट है जिस कोर्ट में मतलब मामला चल रहा है उस कोर्ट के लोकल जुरिस्डिक्शन से बाहर आ चुका है या अब्सकॉन्ड कर चुका है, या तो बाहर आने वाला है या अब्सकॉन्ड करने वाला है, उसने कोर्ट के लोकल जुरिस्डिक्शन से अपनी प्रॉपर्टी को डिस्पोज कर लिया है, रिमूव कर लिया है, पूरी प्रॉपर्टी या फिर पार्ट ऑफ हिज प्रॉपर्टी, या फिर ऐसा करने वाला है, इन सब चीज़ों को देखते हुए अगर कोर्ट इस बात से सेटिस्फाई हो जाती है कि डिफेंडेंट का इंटेंशन इन सब चीज़ के पीछे का ये है कि जो बाद में डिक्री पास हो वो एग्जीक्यूट ना हो पाए, या फिर जो ट्रायल चल रहा है उसमें डिले हो, या फिर जो एग्जीक्यूशन होगा उसमें डिले हो, मतलब ऐसा कोर्ट को लगता है कि डिफेंडेंट ये सारी चीज़ें इस वजह से कर रहा है, एकदम पूरा एकदम बहुत जनरलाइज बोलूँगी, ठीक है, एक लाइन में जैसे मैं बोलूँ तो कोर्ट को ऐसा लगता है कि डिफेंडेंट ये सारे काम इस वजह से कर रहा है कि प्लेंटिफ का इंटरेस्ट हार्म हो सके, ठीक है, कि जो प्लेंटिफ है वो बेचारा पानी में चला जाए। अगर ये सारे काम जो है डिफेंडेंट इस मकसद से कर रहा है तो जो है अरेस्ट जजमेंट से पहले हो सकता है। आप इसे रीड करो, ठीक है, समझ आ जाएगा, वरना वापस से इस लाइन को सुन लो। या फिर कोर्ट को ऐसा लगता है कि जो डिफेंडेंट है इंडिया छोड़ने वाला है या फिर छोड़ के जा चुका है इंडिया को, मतलब ऐसा कुछ भी करता है कि जो है एग्जीक्यूशन में प्रॉब्लम आए, है ना, जो डिक्री है वो एग्जीक्यूट ना हो पाए। अब सीधी सी बात है, अगर डिफेंडेंट प्लेंटिफ का इंटरेस्ट हार्म कर रहा है, मतलब अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर रहा है ऑब्वियसली, तो अगर कोर्ट इन सब बातों से सेटिस्फाई होता है तो कोर्ट क्या करेगा, वारंट इशू करेगा और उसमें ऐसा कहेगा कि डिफेंडेंट को है जो अरेस्ट करके लाओ और कोर्ट के सामने लाओ। तो ऐसे सिचुएशन में कोर्ट क्या करेगा, वारंट इशू करेगा, ठीक है, कि डिफेंडेंट को अरेस्ट करने के लिए। तो अगर जो डिफेंडेंट है वारंट में एक सम स्पेसिफाइड रहता है, ठीक है, वो पैसा किसके इक्विवेलेंट रहता है, मतलब जितना पैसा प्लेंटिफ को मिलना होता है। अगर मान लो जो सूट है, जो केस है प्लेंटिफ के फेवर में डिसाइड हो जाती है, तो जितना पैसा प्लेंटिफ को मिलना होता है ना,
वो पैसा जो रहता है वारंट में स्पेसिफाइड रहता है। तो अगर उतना पैसा डिफेंडेंट देने को राजी हो जाए तब तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, फिर उसके बाद अरेस्ट नहीं किया जाएगा, ठीक है, छोड़ दिया जाएगा। हाँ, बस वो ये बोल दे कि जब जब कोर्ट बुलाएगी तो वो आ जाएगा, ठीक है, सिक्योरिटी फर्निश कर दे। लेकिन अगर ऐसा नहीं करता है तो उसे कोर्ट में बुलाया जाएगा और उससे रीज़न पूछा जाएगा कि हम आपको अरेस्ट क्यों ना करें, ठीक है, कि वो सिक्योरिटी जो है वो फर्निश क्यों नहीं करेगा कोर्ट के सामने, अपने अपीयरेंस की सिक्योरिटी वो कोर्ट के सामने क्यों नहीं फर्निश करेगा। मतलब इन शॉर्ट कहने का मतलब ये है कि कोर्ट उसे मौका देगी डिफेंडेंट को कि हम आपको अरेस्ट क्यों नहीं करें। अभी आपने ग्राउंड्स तो पढ़ लिए, लेकिन ये ग्राउंड्स भी देखने से पहले आपको देखना पड़ेगा कि किन कंडीशन पे ग्राउंड्स अप्लीकेबल होंगे। पहली कंडीशन ये है कि जो प्लेंटिफ का सूट होना चाहिए वो बोनाफाइड होना चाहिए। आप सिर्फ और सिर्फ एक प्लेंटिफ के सूट के चलते किसी इंसान को, वो भी सिविल केस में, जजमेंट से पहले अरेस्ट कर रहे हो, तो बहुत ध्यान से देखो इस बात को कि जो प्लेंटिफ का सूट है वो बोनाफाइड है, ठीक है, मतलब कोई गलत इंटेंट से नहीं है, फर्जी नहीं है, और कोर्ट को ऐसा लगता है कि सही में डिफेंडेंट से जो है रियल डेंजर है, या तो डिफेंडेंट खुद भाग जाएगा या अपनी प्रॉपर्टी हटा देगा। मान लो वारंट इशू हुआ, ठीक है, और जो डिफेंडेंट है उसे कोर्ट में लाया गया, तो अब जो डिफेंडेंट है वो कोई वजह तो नहीं दे पाता कि उसे अरेस्ट क्यों ना किया जाए, तो कोर्ट ऐसे सिचुएशन में बोलेगी कि एक स्पेसिफाइड सम बोलेगी कितना पैसा जमा कर दो। अब वो सम मैंने आपको बताया किसके इक्विवेलेंट होगा, जितना कि प्लेंटिफ को इन फ्यूचर मिलना है। मतलब कोर्ट बस ये इंश्योर करती है ना कि प्लेंटिफ का इंटरेस्ट ना वायलेट हो, ठीक है। या तो ये बोलेगी, या फिर कोर्ट ये कहेगी कि चलो या तो आप अपनी कुछ जो प्रॉपर्टी है, ठीक है, वो उस प्रॉपर्टी को एज ए सिक्योरिटी रखो कि मान लो बाद में, मतलब मान लो अगर डिफेंडेंट नहीं आता, डिफेंडेंट कुछ करता है, तो मतलब प्लेंटिफ का इंटरेस्ट ना हार्म हो। तो कोर्ट ऐसे कहेगी कि एक श्योरिटी के लिए कहेगी कि एक श्योरिटी लाओ जो कि तुम्हारे लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, अगर तुम कोर्ट में नहीं अपीयर होते तो हम इस श्योरिटी को बाउंड कर लेंगे। मतलब जो चीज़ हमें डिफेंडेंट के अगेंस्ट एग्जीक्यूट करनी थी, ठीक है, और डिफेंडेंट नहीं आता, तो वो चीज़ हम लोग श्योरिटी के अगेंस्ट एग्जीक्यूट कर सके। अभी जो इंसान श्योरिटी बनता है ना, अगर ये हटना चाहे श्योरिटी की पोजीशन से, ठीक है, तो वो कोर्ट को जो है इसके लिए एप्लीकेशन दे सकता है। फिर ऐसे सिचुएशन में जो है कोर्ट कहेगी डिफेंडेंट से कि जाओ अपने लिए नया श्योरिटी लेकर आओ। अब मान लो मैंने इतने सारी चीज़ें बताई, अब इसमें से जो डिफेंडेंट है कुछ नहीं करता है, ठीक है, ना पैसा देता है ना श्योरिटी देता है, मतलब कुछ भी नहीं करता, तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा, कोर्ट उस पर्सन को सिविल प्रिजन में डाल देगी, और सिविल प्रिजन में तब तक रखा जाएगा जब तक सूट जो है फाइनली डिसाइड नहीं हो जाता, ठीक है। अगर आपका कोर्ट में कोई ऐसा मैटर चल रहा है जो कि सेक्शन 16A से लेके D तक बताया गया है, मैं इसे डिटेल में नहीं कवर करूंगी क्योंकि ये अरेस्ट बिफोर जजमेंट का बहुत ही थोड़ा सा पार्ट है, तो इस टॉपिक के लिए बहुत सफिशिएंट है। तो अगर आपका कोई ऐसा मैटर चल रहा है जो कि 16A से D के बीच में स्पेसिफाई किया गया है, तो ऐसे सिचुएशन में जो है जजमेंट से पहले अरेस्ट नहीं होता है। वहां पे जो प्लेंटिफ है एप्लीकेशन नहीं फाइल कर सकता कि जो डिफेंडेंट है उसे अरेस्ट कर लो, अगर आपका मैटर किसके कंटेक्स्ट में चल रहा है, सेक्शन 16 क्लॉज A से लेके D तक के बीच में, ठीक। यू कैन डेफिनेटली रिफर बेयर एक्ट, वैसे अभी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है बट यू कैन। इस पावर का इस्तेमाल आप इसलिए भी नहीं कर सकते कि किसी अनसिक्योर डेब्ट को सिक्योर डेट में कन्वर्ट कर सके। इन सारी चीज़ों के लिए भी ये जो रूल है अप्लीकेबल नहीं होगा, अरेस्ट अप्लीकेबल नहीं होगा। ये जो अरेस्ट का ऑर्डर है ना, ये अपीलेबल भी है, इसके अगेंस्ट अपील किया जा सकता है, ठीक है, और उसके बाद इसका रिवीजन भी हो सकता है। तक तो हम लोगों ने अरेस्ट की बात कर ली, लेकिन मान लो जो कोर्ट है वो सब, मतलब कोर्ट में भी तो ह्यूमन्स ही काम करते हैं, तो ऐसा हो सकता है कि मान लो गलती हो गई, गलती से मतलब डिफेंडेंट को अरेस्ट कर लिया गया, मतलब इनसफिशिएंट ग्राउंड्स पे अरेस्ट कर लिया गया, या फिर मान लो जो प्लेंटिफ है वो जो केस है वो हार जाता है, ठीक है, या फिर कोर्ट को बाद में ऐसा रियलाइज़ होता है कि कोई रीजनेबल ग्राउंड था ही नहीं जिस ग्राउंड पे हम लोग डिफेंडेंट को अरेस्ट करते, लेकिन फिर भी डिफेंडेंट जो है अरेस्ट हो जाता है, तो कोर्ट जो है प्लेंटिफ से कहेगी कि कंपनसेट किया जाए डिफेंडेंट को, और पैसा दिया जाएगा 50,000 से ज़्यादा अमाउंट एक्सीड नहीं करेगा, और कितना पैसा दिया जाएगा वो तो डिपेंड करेगा कि कितना इंजरी हुआ है उसकी रेपुटेशन को, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। वैसे प्रोविजन था किसके प्रोटेक्शन के लिए, प्लेंटिफ के प्रोटेक्शन के लिए, लेकिन हमारा जस्टिस सिस्टम ऐसे काम करता है कि यहाँ पे डिफेंडेंट का भी ख्याल रखा गया कि अगर डिफेंडेंट को बाय मिस्टेक, मतलब ऐसा नहीं कि डिफेंडेंट को एकदम ही पानी में डाल दिया गया, डिफेंडेंट का भी ख्याल रखा गया, तो ऐसा कोई सिचुएशन अराइज होता है जहाँ पे मतलब
गलत था डिफेंडेंट को अरेस्ट करना, तो ऐसे सिचुएशन में डिफेंडेंट को कंपनसेशन भी मिलेगा। तो फाइनली अब वीडियो को कंक्लूड करते हैं ये जानकर कि ये जो पीरियड ऑफ डिटेंशन है, मतलब जो अरेस्ट है, क्या टाइम पीरियड है, कितने कितने दिनों के लिए हो सकता है। तो मैक्सिमम जो है ये 6 महीने के लिए डिटेंशन होता है, लेकिन जो अमाउंट है अगर वो 50 रुपीज़ से कम है तो ऐसे सिचुएशन में मैक्सिमम पीरियड ऑफ डिटेंशन जो है वो सिर्फ और सिर्फ 6 हफ्ते रहता है। सो हरे कृष्णा, इफ दिस एनी डाउट डू मेंशन द कमेंट बॉक्स, आई ट्राई माई बेस्ट टू हेल्प यू।